नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। योगी से लेकर मोदी राज तक में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने तमाम घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश केंद्र से की थी। इसके बावजूद वक्फ घोटाले की जांच को सीबीआई से अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है, जबकि प्रदेश सरकार को सिफारिश भेजे तकरीबन 7 महीने हो रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा की नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं, तभी केंद्र सरकार और खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही अपनाती है। इसके बावजूद सीएम योगी ने वक्फ बोर्डों में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की जो संस्तुति की थी, वो केंद्र सरकार की फाइलों में ही पड़ी दम तोड़ रही है। जबकि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में वक्फ संपत्तियों में खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर हेराफेरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें दोनों बोर्डों के चेयरमैन प्रमुख रूप से प्रथम दृष्टया आरोपी भी हैं। सरकार ने दोनों चेयरमैनों का कार्यकाल खत्म होने के बाद फिलहाल किसी भी नए चेयरमैन की तैनाती तो नहीं की है। साथ ही अखिलेश सरकार में जिन वक्फ बोर्डों के सदस्यों की तैनाती हुई थी, उनको भी पद से हटा दिया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच को हरी झंडी न दिखाना भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कई सवाल भी खड़े कर रहा है। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा कहते हैं कि जल्द ही इस मामले में सीबीआई जांच को हरी झंडी दिखा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करते हैं। मोहसिन रजा ने न्यूज इंडिया से साफ तौर पे कहा कि वक्फ बोर्डों में हेरा फेरी जिन्होंने भी की, वो चाहे जितने रसूखदार हो, उनको जेल जाना ही होगा। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार आखिरकार वक्फ बोर्डों में घोटाले के दोषियों पर यह मेहरबानी कितने समय तक जारी रखती है, क्योंकि इस तरह तमाम ऐसी सिफारिशें हैं जो सीएम योगी ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र भेजी थीं, लेकिन अभी तक सीबीआई ने इन जांचों को टेकअप ही नहीं किया है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मनचाही पोस्टिंग का खेल उजागर हुआ है। एसटीएफ ने कानपुर विकास प्राधिकरण में वीसी के पद पर तैनाती के लिए 1.25 करोड़ की डील की जांच जब शुरू की तो उसमें कई चेहरे बेनकाब हुए। इस मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आईएएस अधिकारी को शासन उसके पद से हटाकर राजस्व परिषद में भेज दिया है। अभी बात दिन में बात कोई नहीं रहा, सभी ने हमें बताया कुछ, शायद उनको तो पता चली गया होगा वही होंगे। पहले फोन आप ही को मतलब कुछ संबंध में किया है ये जो नहीं, तो वो 3-4 दिन टालने का मतलब ये है कि ना होना है, सीधी सी बात। अब उनको हम भेजे क्या? अब ये बात हमको बोलना जायज नहीं लग रही। क्या लो, सुनो, एक बार आप बात कर दो, नहीं तो उनको साफ साफ कह देना कि ऐसे बोलना कि नहीं, अगर आप संतुष्ट तो हमारी तरफ से आज मना हो जाती है। हम कैसे वापस कर देते हैं? बस पैसे दो और मनचाही पोस्टिंग लो। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल एसटीएफ ने उजागर किया है। इस खेल में कई खिलाड़ी शामिल पाए गए हैं, कुछ पर्दे के पीछे तो कुछ पर्दे के सामने से। कुछ तक एसटीएफ पहुंच गई और कुछ का रसूख इतना कि एसटीएफ भी उन पर हाथ डालने से कतरा रही है। दरअसल एक ऑडियो सामने आने के बाद एसटीएफ ने धरपकड़ करते हुए इस खेल के एक खिलाड़ी पीयूष अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पता चला कि एक आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग के लिए 1.25 करोड़ रुपए की डील होनी थी, जिसमें से 15 लाख रुपए लिए भी जा चुके थे। जांच आगे बढ़ी, 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए। उसके बाद पता चला कि कानपुर विकास प्राधिकरण का वीसी बनने के लिए एक आईएएस अधिकारी, जो इस समय आबकारी विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं, उनकी तरफ से ये पेशकश की गई थी। फिलहाल पूरा मामला खुलने के बाद आईएएस लॉबी में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के विभागों में मनचाहा विभाग दिलाने के नाम पर हो रहे इस खेल में कई सफेद पोस्ट लोग भी शामिल हैं। एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है कि आखिर विशेष सचिव आबकारी किन लोगों के कहने पर केडीए उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले थे और 1.25 करोड़ की डील किस तरह से होने वाली थी। आखिर 1.25 करोड़ रुपए आते कहां से? फिलहाल ईश्वरी प्रसाद पांडे को राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण
कितना मलाईदार प्राधिकरण है ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए 1.25 करोड़ की डील हुई। कानपुर विकास प्राधिकरण का वीसी बनने के लिए 15 लाख एडवांस भी दे दिए गए। मामला जैसे ही आम हुआ, कार्रवाई तेज हुई और एसटीएफ ने शासन को जो प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी उसमें साफ तौर पर विशेष सचिव आबकारी का नाम सामने आया, जिसके बाद जांच पूरी होने तक उन्हें हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल लगातार चल रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक ऑडियो टेप में एक अधिकारी द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण का वीसी बनने के लिए 1.25 करोड़ की डील ऑडियो में रिकॉर्ड हुई। ऑडियो सामने आया, मामला एसटीएफ के पास गया, जिसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उस आईएएस के खिलाफ भी योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए उसे पद से हटा दिया। जब तक मामला ट्रांसफर पोस्टिंग के दलालों को पकड़ने का रहा, तब तक एसटीएफ के महकमे ने खूब तेजी दिखाई। एसटीएफ ने 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। खुलासा भी हो गया कि 15 लाख रुपए पहले ले लिए गए थे, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जिसने अपनी पोस्टिंग के लिए इतनी बड़ी रकम दी थी। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल में सिर्फ यही 3 दलाल शामिल हैं या फिर इनके पीछे कोई और नेटवर्क जो इस पूरे खेल को चला रहा है। इसके पहले भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई तथाकथित पत्रकार ट्रांसफर पोस्टिंग कराने और पैसा वसूलने के आरोप में जेल जा चुके हैं, लेकिन उनके जेल जाने के बाद ये खेल बदस्तूर जारी है। बस इस खेल में खिलाड़ी नए आ गए हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या सिर्फ मोहरों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर उन मोहरों को चलने वाले और उनको इतना साहस देने वाले वो लोग जो पर्दे के पीछे बैठे हैं उन पर एसटीएफ हाथ कब डालती है, क्योंकि ये बात साफ है कि 1.25 करोड़ का खेल मामूली दलाल नहीं खेल सकते। अब एसटीएफ की जिम्मेदारी है कि ऐसे सफेद पोशों का चेहरा बेनकाब करे जो बड़े ओहदों पर बैठकर पैसे के दम पर कहीं भी पोस्टिंग पाने की जुगत में लगे रहते हैं, और उसके बाद शुरू होता है ऐसे अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खेल, क्योंकि जो रकम इन्होंने ट्रांसफर में दी है उस रकम को वसूलना भी इनके लिए जरूरी होता है, जिससे कि ये अगली पोस्टिंग के लिए और पैसा दे सके और हमेशा मलाईदार पदों पर बने रह सके। उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल क्या पिछले कई दिनों से खेला जा रहा था, क्योंकि सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही ये बात का खुलासा हुआ था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई तथाकथित पत्रकार इस ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में लिप्त हैं और आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण ने ऐसे कई लोगों को जेल भी भेजा था। उसके बाद से एक बार फिर से सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग की दलाली का जिन्न बाहर निकल आया है। अब देखना ये होगा कि इस खेल में कितने सफ़ेद कपड़ों पर दाग लगता है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। पीपीई किट की गुणवत्ता समेत अन्य कोरोना से लड़ने के जरूरी संसाधनों में बंदरबाट तो आम थी। अब ताज़ा खुलासा ये भी है कि प्रदेश में दवाओं की खरीद के लिए आया तकरीबन 100 करोड़ का बजट कॉर्पोरेशन ने सरकार को वापस भी कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, नए बजट आवंटन में भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यूपी में कई जिलों के सीएमओ सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत से जूझ रहे हैं। फिर भी हाल ही में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अफसरों ने 80 करोड़ 16 लाख से अधिक का बजट सरेंडर कर दिया, जबकि प्रदेश में कोरोना त्रासदी से न सिर्फ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बल्कि संक्रमितों की संख्या में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य महानिदेशालय से औषधि एवं रसायन तथा उपकरण मद में कॉर्पोरेशन को कुल 500 करोड़ 86 लाख से अधिक का बजट आवंटित किया गया था। कॉर्पोरेशन के अफसरों की माने तो इस बजट के लिए शासन ने कोई निर्देश जारी नहीं किए थे, जबकि हकीकत ये है कि सप्लाई कॉर्पोरेशन को कुल बजट का 80% दिया गया था। ये धनराशि भी अफसर खर्च नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए बाकायदा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है, लेकिन इस समिति ने कॉरपोरेशन के कारनामों की समीक्षा न करके बजट को मनमाने तरीके से खर्च करने को हरी झंडी दिखा दी। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अफसरों ने सेंट्रलाइज परचेजिंग छोड़कर जिलों के सीएमओ को भारी बजट आवंटित करने की साजिश रची। हालांकि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दिखाई।
मार्च में कोरोना के कारण पहला लॉकडाउन शुरू होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं भेजी गई। 7 अप्रैल 2020 को जारी शासनादेश के जरिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को 7 अरब 14 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया, जबकि स्थानीय क्रय के लिए आया 20% बजट कॉरपोरेशन जब खर्च ही नहीं कर पाया तो आखिर शासन के निर्देश के विरुद्ध जाकर 1 अरब 42 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपए अधिक कॉरपोरेशन को देने का आदेश वित्त नियंत्रक ने कैसे दे दिया? इसके पीछे कॉरपोरेशन के बड़े अफसरों और दलालों का पूरा सिंडिकेट है। नियम तो यही कहते हैं कि यूपी सरकार का विभाग कोई भी हो, लेकिन बजट आवंटन और खर्च वित्त विभाग के नियमों के अधीन ही होगा। इसके बावजूद यूपी के मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में करोड़ों का अतिरिक्त बजट दिया गया। साथ ही मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के अफसरों ने जिन टेंडरों में फर्जीवाड़ा किया, पीपी किट की गुणवत्ता से समझौता किया, वेयर हाउसों को मनमाने तरीके से चयनित किया, इसकी कोई जांच आज तक शासन ने नहीं कराई। अब देखना होगा कि कोरोना काल के बीच यूपी के सरकारी अस्पताल दवाओं की किल्लत से कब तक जूझते हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सोमवार को ईद के त्योहार पर मस्जिदों में सन्नाटा देखने को मिला। कोरोना वायरस के चलते इस बार पहले से ही धर्म गुरुओं ने एडवाइजरी जारी की थी और कहा था कि घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करें। लिहाजा इस बार मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना वायरस के चलते लोग एक दूसरे से गले भी नहीं मिले। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार कोरोना वायरस ने लोगों की ईद फीकी कर दी। आज ईद का त्यौहार है और हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर। ये राजधानी लखनऊ की वही टीले वाली मस्जिद है जहां पर ईद के दिन नमाज अदा की जाती है, और लेकिन कोरोना वायरस के चलते आज यहां सन्नाटा है। जो ईद की नमाज है वो लोगों ने धर्मगुरुओं की अपील पर अपने घरों से अदा की और आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। अगर कहा जाए तो ईद का ये पहला मौका है जब लोग एक दूसरे से गले नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, ईद की सिवैयाँ नहीं खा रहे हैं। यानी कि ईद में सब कुछ हो रहा है लेकिन वो खुशी, वो उत्साह नहीं है आज, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण से सभी लोग डरे हुए हैं। और धर्मगुरुओं ने भी ये अपील की है कि एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जिससे ईद के मौके पर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कम हो। क्योंकि ईद के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं, गले मिलते हैं और इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। इस वजह से आज लोग अपने घरों में ईद मना रहे हैं, एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये पहला ईद का मौका है जब आज लोग अपने घरों में हैं और एक दूसरे को घर से ही बधाइयाँ दे रहे हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को ईद की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस ईद हम सभी ईश्वर और अल्लाह से दुआएं करें कि संपूर्ण विश्व से कोरोना महामारी को समाप्त कर दें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मैं ईद का पर्व नहीं मनाऊंगा। इस वर्ष की ईद पहली ईद होगी जिसमें हम एक दूसरे के साथ बिना गले मिले ईद मनाएंगे और सोशल नेटवर्किंग का उपयोग कर एक दूसरे को ईद की बधाई और शुभकामनाएं देंगे। सभी प्रदेश और देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। इस बार की ईद हम सब घर पर ही रहकर मनाएंगे, ईद की नमाज भी घर पर अदा करेंगे और पूरे दुनिया के लिए दुआ करेंगे, पूरे मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए दुआ करेंगे कि हमारा मुल्क फिर से वैसे ही वापस हमारे मुल्क की ईद हो जैसे हमेशा हुआ करती थी। और हमारे कुछ परिवार हैं जो वाकई में जिनकी जीविका रोज कमाने और खाने पर चलती है, उन परिवारों की ईद कैसे हो, इसके लिए ये ईद हम उनको समर्पित करेंगे। इस बार की ईद हमारी ईद उन परिवारों को समर्पित है। हम उनसे खुशियां शेयर करना चाहते हैं, उन परिवारों में खुशियां लाना चाहते हैं जो वाकई में इस कोरोना के दौरान 2 महीने के लॉकडाउन में बहुत परेशान हुए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति पूरी दुनिया में आई कि आज ये पहली ईद होगी ऐसी
जो हमने अपने होश और हवास में देखी है या और हमारे बुजुर्गों ने, साथियों ने देखी होगी, कि जिसमें हम एक दूसरे से गले नहीं मिलेंगे, खाली एक दूसरे का फोन से या सोशल मीडिया के जरिए से हम मुबारकबाद लेंगे और देंगे। ना उन्हें हम सिवई खिला सकते हैं, ना हम उनसे गले मिल सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अब हमारे जीवन में, अब हमारी दुनिया में, अब हमारे देश में कभी इस तरह की ऐसी ईद ना हो, और उन परिवारों को समर्पित करते हुए ईद मनाएंगे जिन परिवारों ने 2 महीने वाकई में बहुत परेशानियों का सामना किया, जिनकी जिंदगी रोज कमाने खाने पर चलती थी। तो अगर उनकी जिंदगी में हम थोड़ी सी खुशियां ले आएंगे इस ईद के मौके पर, तो हम समझेंगे कि हमारी सबसे बड़ी ईद हुई है। इसी शब्दों के साथ फिर हम आपको एक बार ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग की युद्ध स्तर पर तैयारी की जाए। अब तक यूपी में करीब 25 लाख प्रवासी श्रमिक वापसी कर चुके हैं, जिनमें से सरकार ने 14,75,000 कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा कर लिया है। जल्द ही बाकी प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग का काम भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी की कोशिश है कि जो प्रवासी मजदूर यूपी वापस आ गए हैं, उन्हें रोजगार की तलाश में अब वापस ना जाना पड़े, उन्हें यहीं पर काम उपलब्ध कराया जा सके। देखिए हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार आपदा को संपदा में बदलने के लिए आज बैठक की, और बैठक में फैसला हुआ कि जितने भी कामगार आएंगे उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार दिए गए। 14.75 लाख कामगारों की मैपिंग कर ली गई है। आप देख सकते हैं उन कामगारों को जो उत्तर प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं उनकी मैपिंग हो गई है। उनकी संख्या 14.75 लाख है, जिनको विभिन्न सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी दी जाएगी। अब उसकी सूची बनाई जाएगी। इसके अलावा ये भी दावा है कि 25 लाख कामगार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, और उन सबको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अवसर देगी। और ये तय हुआ है कि इन सब की मैपिंग होगी, और मैपिंग के अलावा इनको जो जिस क्षेत्र में जहां काम कर रहा था वहीं पे इनको काम दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो एक बहुत बड़ी पहल, उपलब्धि कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो अपने प्रदेश से जो प्रवासी श्रमिक अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे वो यूपी लौटे हैं, और उनको रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक तरह से कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया है, और बोर्ड के जरिए उन सभी लोगों को, कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कैमरा पर्सन पीयूष चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से विमान सेवा आज से शुरू हुई है। इंडिगो और एयर इंडिया ने उड्डयन मंत्रालय के फैसले के बाद लखनऊ से विमान सेवा शुरू की। एयरपोर्ट पर यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी है। यात्रियों के लगेज को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। आज हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता से यात्रियों को लेकर विमान लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर यात्रियों की मेडिकल जांच भी की जा रही है। 62 दिन के बाद उड्डयन मंत्रालय के निर्देश के बाद हवाई यात्राएं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यात्रियों का बैग पहले सैनिटाइज किया गया। बैग को सैनिटाइज करने के बाद ये यात्री, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन लगी है। ये थर्मल स्क्रीनिंग मशीन जो सामने दिख रही है, इस सैनिटाइज होने के बाद ये सीधे यहाँ जाएंगे। यहाँ पे लगा है ये सैनिटाइज करने के लिए। पैर से इसको दबाया जा रहा है ताकि किसी तरह का संक्रमण ना हो और सीधे सैनिटाइज हो जाए। तीसरी प्रक्रिया है वो थर्मल स्क्रीनिंग की है, कि ये जाके यहाँ पे खड़े हुए ये और स्क्रीनिंग की गई, यानी सुरक्षा का पूरा उपाय मानक का पालन किया जा रहा है ताकि थर्मल स्क्रीनिंग हुई। अब अगर ये नॉर्मल होगा या इनका टेम्परेचर सामान्य होगा तभी इनको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी, अन्यथा इनको यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्रवेश द्वार है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ का। यहाँ से थर्मल स्क्रीनिंग इस यात्री की हो गई है। अब ये कुछ देर में अंदर प्रवेश करेंगे। तो जो कुल मिला के तय हुआ है मानक यही है कि और आने जाने वाले सभी यात्रियों को ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को दिखाना होगा कि आपके पास है, पूरी डिटेल अंदर देनी होगी। और जो यात्री आएंगे उनको भी ये प्रक्रिया करनी होगी, उनकी भी स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल जांच होगा। उसके बाद उनको 7 दिन मेडिकल क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर जो यात्री अपने घर को जाएंगे उनको
14 दिन अपने घर में क्वारंटाइन करके रहना होगा। तो ये एयरपोर्ट का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रवेश हो रहा है, यात्री प्रवेश सैनिटाइजेशन होने के बाद, थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद वो प्रवेश करने जा रहा है। और दूसरी तरफ अराइवल है, वहाँ भी लोग काफ़ी संख्या में खड़े हैं। कुल आज यहाँ से जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से 10 विमानों का संचालन होगा। इसमें कुछ विमान बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलोर के लिए उड़ान भरे, वहीं से तमाम बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली से विमान लखनऊ पहुँचे हैं। तो कुल आज से शुरुआत हो गई है। तो एक तरह से वापस 62 दिनों बाद एयरपोर्ट पे रौनक लौटी है। काफ़ी लोग उत्साहित हैं, खुश हैं। जो काफ़ी कई जगहों पे फंसे थे वो अपने अपने घर को पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कौशाम्बी में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष ईद का त्योहार बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। ईदगाह में ताला लटका रहा तो मस्जिदों में भी सामूहिक नमाज नहीं अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। जिले के विभिन्न ईदगाह और मस्जिदों के बाहर एहतियातन पुलिस बल तैनात रहा। जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी फोर्स के साथ अलग अलग इलाकों का जायजा लेते रहे। किसी भी ईदगाह और मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज नहीं हुई। आज ईद के दृष्टिगत जो है हम सभी लोग, पुलिस प्रशासन और हम सभी लोग जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ सेंसिटिव जगह है वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, ईदगाहों पर भ्रमण कर रहे हैं। और पहले से सतर्क किया गया था कि कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर जो है ईदगाह न मनाई जाए, जिसका पालन कराया गया। बदायूं में भी कोरोना महामारी के चलते ईद उल फितर की नमाज सभी लोगों ने घर पर ही अदा की। मस्जिदों में इमाम द्वारा केवल 5 व्यक्तियों ने नमाज अदा कर मुल्क की सलामती की दुआएं की। जिला प्रशासन ने कोरोना के चलते ईद का पर्व घर पर ही रहकर मनाने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील की। मकसद यही है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बस्ती के लिए और अपने मुल्क के लिए दुआ करना है और दुआ की गई है। और बाकी जो ये वबाई बीमारी चल रही है कोरोना वाली, इसके लिए खुसूस के साथ जो है दुआ की गई ताकि हमारे मुल्क से इस बीमारी को या अल्लाह दूर फरमा दे, ख़त्म कर दे, बल्कि सारी दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे, क्योंकि सारी दुनिया का इंसान इस बीमारी में मुब्तला होने का ख़तरा है। तो इसलिए सारी दुनिया से ये बीमारी ख़त्म हो जाए, ये सब ने अपनी लो लगाकर दुआएं फरमाई हैं इस महीने। कृष्ण की नगरी मथुरा में ईद के मौके पर तमाम नमाजियों ने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने घरों में नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के बच्चे, बड़े और युवाओं में उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान एक दूसरे को ईद की मुबारक दी गई। नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। सारे लोगों ने जैसा कि निर्देश था शासन का, उसके अनुसार अपने घरों में नमाज अदा की है। अभी कुछ स्थानों पर नमाज चल भी रही है और घरों में ही नमाज अदा करके ईद की खुशियों को आपस में बांट रहे हैं। मैं इस अवसर पे मैं उनके साथ हूँ। प्रशासनिक कोई दिक्कत न हो इसलिए साफ़ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने सभी संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके सुनिश्चित कराई है। सबसे पहले तो मैं आज इस ईद के त्यौहार पर पूरे मथुरा वासियों को, प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि ये त्यौहार हमारे सबके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और इस महामारी से मुक्ति लेकर के आएगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि लॉकडाउन का समय अभी चल रहा है, जिसमें किसी भी धार्मिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से मनाने की पाबंदी है। उसी के चलते विगत दिनों में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं सब लोगों ने अपने घरों पर रहकर ही उसका आयोजन किया है। उसी प्रकार से आज भी ईद की नमाज जो है वो सब लोगों ने अपने घरों में पढ़ी है और सामूहिक रूप से कोई भी इकट्ठा नहीं हुआ। इस सहयोग के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। पालघर के बाद अब नांदेड़ में साधु की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक साधु लिंगायत समुदाय के थे। इन घटनाओं से वृंदावन के संत समाज में उबाल है। वृंदावन के प्रमुख संत महाराष्ट्र सरकार को दोषी मान रहे हैं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवल गिरी महाराज का कहना है कि सरकार को सख्त कदम उठाते हुए कोई कानून बनाना चाहिए। वहीं काशी विद्वत परिषद के नागेंद्र महाराज का कहना है कि जब इस देश में साधु संतों की ही हत्या होगी तो सवाल उठने लाजमी है। इसके लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार दोषी है जो संतों की हत्याओं को रोकने में नाकाम हुई है। अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा वाचक डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने भी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। धर्माचार्य विपिन बापू ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने
और हिंदुत्व का ढोल पीटने और यूपी आकर रामलला के जरिए अपनी सियासत चमकाने वाले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पालघर में अगर अच्छी कार्रवाई हो जाती, कठोर कार्रवाई हो जाती, सरेआम उनको एनकाउंटर हो जाता, उनको सरेआम फांसी दे दी जाती, फर्स्ट ट्रैक में उनका मुकदमा चलता, तो शायद आज ये वाली नौबत नहीं आती। आपने देखा होगा कि उसके बाद में सारे लोग शांत बैठ गए। उसका ये नतीजा निकला कि महाराष्ट्र में दोबारा साधुओं की हत्या हो गई। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में भी साधुओं की हत्या हुई। लगातार साधुओं की हत्या जो होती चली आ रही है, हम बार बार एक मांग करते चले आ रहे हैं कि साधुओं की हत्या के ऊपर केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर साधु के ऊपर मर्डर करता है या हत्या करता है या उनके ऊपर उंगली भी उठाता है तो 100 बार सोचे, एक ऐसा कठोर कानून हो कि कम से कम वो साधु सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। अत्यंत हृदय दुखी होता है जहां पर शिवाजी के पथ पर चलने वाले और ऐसे पिता के पुत्र जिन्होंने पूरे भारत में शिवसेना के माध्यम से हिंदुत्व की अलग जगाई और आज उन्हीं के पुत्र उद्धव जी मुख्यमंत्री के रूप में हैं और उनके राज्य में यदि संतों की हत्या होती है, संतों का वध होता है, तो इससे ज्यादा और निंदनीय क्या होगा। जहां पर उनके पार्टी की ध्वजा भगवा से ओतप्रोत है, उनको मनवी बनाना पड़ेगा कि अब सत्ता के साथ में हमको साधुओं के सकार की रक्षा करना उनका दायित्व है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके पिताजी दहाड़े मारते थे हिंदुत्व की, भगवा की, और उसी भगवा को आज हत्या हो रही है और वहां कुचला जा रहा है। तो वहां के महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो संज्ञान में तो ले ही रहे, लेकिन इस पर कदम उठाएं, कठोर कदम उठाएं। और मेरी केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि वो कठोर कानून बनाए जिससे कि संतों की हत्या रुके। यूपी के कौशाम्बी जनपद में आज एक और शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 45 हो गई है। हालांकि 5 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इसी तरह कुल 40 एक्टिव केस जिले में अभी भी हैं। कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट विकास खंड के पंच हजारी मजरा कोरियो गाँव बना है। यहाँ पर मुंबई से आए 8 कामगार कोरोना संक्रमित निकले। पूरे गांव को सील कर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। आज कोरियो गांव में और कलवार गांव में हम लोग फोर्स के साथ और अपने रेवेन्यू टीम के साथ अन्य ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ हम लोगों ने जो है निरीक्षण किया, दौरा किया। कोरियो की और कलवार की जो है दोनों की बॉर्डर जो है हम लोगों ने सील कर दिया है। वहाँ पर कोरियो में 8 पेशेंट पाए गए हैं और वहाँ कलवार में 1 पेशेंट पाए गए। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।